नमस्कार मित्रों आज हम लोग केतु के ऊपर विचार करेंगे 12 भाव में केतु की स्थिति पर कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मूल रूप से राहु और केतु पापी ग्रह ही हैं और इनका असर ज़्यादातर नकारात्मक ही होता है। हालांकि केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ या त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ इसको शुभ बताया गया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें शुभ दृष्टि आने पर ये शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन हम अभी बात करेंगे कि शास्त्रों में जो सामान्यतः इनके बारे में क्या शुभ या अशुभ स्थिति का जो वर्णन किया गया उस पर भी सामान्यतः समझने के लिए आरंभिक तौर पर कि कौन से भाव में किस जगह शुभ भाव रहता है, कुछ जगह अशुभ प्रभाव रहता है, इस पर विचार करेंगे। वैसे कुंडली के ऊपर पूरी कुंडली देखकर ही हम लोग उस सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बिल्कुल क्या फल देने वाला है। तो आरंभ करते हैं हम लोग। ज़्यादातर नकारात्मक ही सुनने को मिलेगा, तो बिल्कुल अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर देना है। सारे फल आपके ऊपर नहीं होंगे, एक दो चीज़ें आपके ऊपर हो सकती हैं। पहले घर में अगर है, दूसरे घर में है, अनेक बातें होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम पर लागू होती है, कुछ नहीं लागू होती। पूरी कुंडली देखकर हमें देखना होता है कि क्या है, इसलिए बहुत ज़्यादा आरंभ में ही निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आरंभ करते हैं। पहला भाव में जब राहु होता था तो राहु साहसी बनाता था, लेकिन केतु साहसी नहीं बनाता है, हृदय से थोड़ा सा दुर्बल बना देता है। कृष्णकाय शरीर होता है, शरीर का जो गठन है वो थोड़ा कमजोर होता है केतु के प्रभाव से। तो रोग वगैरह जो है वो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर दे देता है। और कहते हैं कि नेकलेस है वो राहु और केतु जो, तो वो कब क्या बोल देगा थोड़ा सा उस पर भी रहता है। केतु लग्न में बैठा हो तो विवाद वगैरह, मंगल का इफेक्ट रहता है, कुजावत केतु शनिवद राहु, तो मंगल का इफेक्ट थोड़ा सा रहता है, तो विवाद लड़ाई का कारण बन जाता है इस जगह पर बैठा हो केतु। असामाजिक तत्व जो है, बच्चे होते हैं ना, कई बार बिगड़ जाते हैं, गुंडे बदमाश टाइप के लोगों से संबंध डेवलप करने लगते हैं, तो यह असामाजिक तत्व उन लोगों से संबंध डेवलप करवा देता है, उन लोगों के साथ ही करा देता है। हालांकि कूटनीति हो, राजनीति हो, ये सब में सफलता देता है यहाँ पर बैठा हुआ केतु। और शुभ प्रभाव है, शुभ दृष्टि हो तब तो बहुत तीक्ष्ण मस्तिष्क ज्ञानी बना देगा, इसमें दो राय नहीं। इंट्यूशन देता है केतु जो है, लेकिन सामान्यतः रोग, बवासीर वगैरह, बीमारी वगैरह ये सब देता है। लग्न में बैठा हुआ जो है बीमार करता है। दूसरे भाव में जो केतु अगर बैठ जाए तो वाणी का भाव है, तो वाणी जो है वो थोड़ा सा दूषित कर देगा। वो जो है कई बार ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स भी बन जाते हैं तो उनको पद से हटाना पड़ता है, उस जगह से हटाना पड़ता है। कई बार वाणी की वजह से विवादों में हमेशा जो आते हैं वो यही केतु के प्रभाव वाले, राहु केतु अगर दूसरे पर इस तरीके का इफेक्ट हो तो दूषित वाणी हो जाती है। नेत्र रोग जो दूसरा भाव, 12वां भाव नेत्र का है, तो नेत्र रोगी वगैरह बना सकता है, नेत्रों को कष्ट पहुंचा सकता है। मारक भाव है, परिवार का भाव है। मारक भाव है तो हम अपने लिए भी इसकी दशा वगैरह जो है, दूसरा भाव मारक है तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा इस जगह पर बैठा हुआ है। भोजन खान पान वगैरह में भी थोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है वो उसको भी वो दूषित करता है। शुभ प्रभाव में हो तो अच्छा ज्ञानी और अच्छा वक्ता बना सकता है। बुद्धि के साथ केतु हो, इस प्रकार की चीज़ें हो तो बना सकता है शुभ प्रभाव, अगर शुभ दृष्टि आ रही है तो। वेद वेदांग इन सब चीज़ों का जो है संबंध, धर्म अध्यात्म से केतु का संबंध है। लेकिन सामान्यतः सब लोग, कौन लोग धार्मिक होने जा रहे हैं? सामान्यतः हम जो नॉर्मल लोग हैं वो तो सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ इस तरीके का इफेक्ट वो देता है। पत्नी, सप्तम भाव पत्नी का है तो उससे अष्टम भाव में केतु हो जाता है। केतु जब आपके दूसरे भाव में होगा तो स्वाभाविक है, राहु अष्टम भाव में होगा तो राहु वहाँ पर स्कैंडल कर रहा है, बीमारियाँ दे रहा है, तो केतु का इफेक्ट जो है उसको राहु को त्याग के हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो दूसरे भाव का भी केतु अच्छा नहीं है। तीसरे भाव में केतु जो है वो आपको साहसी पराक्रमी बनाता है, वो आपको लंबी आयु देता है। दूसरे भाव का केतु भी संतान नाश करेगा, पत्नी के लिए तो है ही घर पर संतान नाश। क्यों? क्योंकि परिवार का भाव है, जो राहु में मैंने बताया था कि वहां पर केतु अगर बैठा तो परिवार में जो है वो उसके लिए अनिष्टकारक है, आरंभिक शिक्षा के लिए अनिष्टकारक है। कई बार बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो सब वही मंगल केतु पापी इफेक्ट दूसरे भाव पे होता है, तो आरंभिक शिक्षा वगैरह में मन नहीं लगता, वो भागते हैं इधर उधर, तो वो उसका इफेक्ट है। तीसरा घर में जो है पराक्रमी साहसी बनाता है, लाइफ स्पिरिट देता है आपको, संघर्ष करने की क्षमता देता है आपको केतु इस जगह पर। लेकिन ये सहोदर भाइयों के साथ अच्छा नहीं है, उनको कष्ट पहुंचाता है। तीसरा भाव बाहु का है तो बाहु को कष्ट पहुंचता है, मित्रों को परेशानी होती है, मित्रों की परेशानी का कारण ये बन जाता है तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु जो है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो अच्छा नहीं है, मित्रों के लिए, बाहु के लिए, सहोदर भाइयों के लिए, उनको कष्ट वगैरह जो है, भाई के लिए, भाई होते ही नहीं, चांसेस होती है कि नहीं होंगे भी तो बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ समस्या उनके साथ बनी रहेगी। लेकिन हाँ, आयु के लिए ये अच्छा है, साहस के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है। चौथे भाव का केतु,
चौथे भाव का केतु जो है वो फिर झगड़ालू बना देता है, पैतृक संपत्ति से आपको विहीन कर देगा, आपको पिता से मिलने वाले धन से जो है वंचित कर देगा अगर अशुभ प्रभाव में है, कोई शुभ प्रभाव उसके ऊपर नहीं है तो। और विदेश में जाके आप सफल हो सके, आपको खुद के घर में जो है वो सफलता वो देने से वंचित कर देगा इस जगह का केतु जो है चतुर्थ भाव में। इन सब चीज़ों के लिए वो नकारात्मक है, वो थोड़ा सा अनैतिक बना देता है। जो भाव सुख का है, सुख में कमी ला देगा चौथे भाव का केतु जो है। तो चौथे भाव का केतु माँ से, संपत्ति से, वाहन से, इन सब से वंचित करता है आपको चौथे भाव का केतु। चौथे भाव का केतु को अच्छा नहीं मानते। जैसे मंगल होता है, मांगलिक प्रभाव ही समझिए एक तरह से केतु का। पंचम भाव, पंचम भाव का केतु जो है वो संतान का नाश, गर्भपात करवाता है, संतान का भाव है तो गर्भपात करवाएगा, संतान का नाश। कहानी बनाने वाले होते हैं, कहानी बना के सुनाने में इनको रुचि रहती है। प्रेत बाधा वगैरह देखा गया इन लोगों के साथ पंचम के केतु के साथ। लेकिन सकारात्मक देखें तो ज्योतिष वगैरह में अगर इंटरेस्ट है तो ज्योतिष के लिए अच्छा है केतु। इंट्यूशन देता है, ये शार्प इंट्यूशन देता है। ये सट्टा का घर में केतु बैठा है, शुभ प्रभाव में हो तो करोड़ों कमवा सकता है ये केतु जो है। और मंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धि वगैरह इन सब की तरफ अगर जाना हो तो ये पंचम का केतु वहाँ सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन मेन संतान के लिए, एजुकेशन के लिए इन सब में रुकावट उत्पन्न करता है वो। छठा भाव, छठे भाव में जो है उसी तरीके से जैसे राहु छठे भाव में आपको फाइट करने की देता है, चुनाव लड़ना हो, फाइट करना, तो उन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा है, आयु अच्छा देगा। लेकिन यहाँ पर फिर से वही 12वें घर में जब आपका राहु हो जाएगा, छठे में जब केतु होगा तो राहु तो बिल्कुल सामने 180 डिग्री पर होगा, तो 12वें घर का जो है आपको अनैतिक थोड़ा बनाएगा। जार कर्म में, जार कर्म मतलब दूसरे के साथ अनैतिक संबंध जिसको कहते हैं, उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है केतु जो है, बदनामी का कारण बन सकता है। छठे बीमारी वगैरह देगा, उस चीज़ों के लिए इस जगह पर है। शत्रुहंता आपको बनाता है, शत्रु पर आपको विजय दिलाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ें जो है वो नकारात्मक इफेक्ट है, वो इसके साथ है। हाँ, मामा के साथ, मामा की वजह से अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या मामा की वजह से जो है जो मामा के साथ किसी वजह से जो है संबंध खराब हो सकते हैं। इस जगह का केतु बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ मामा के साथ डिस्प्यूट यहाँ पर है। इसके बाद सप्तम भाव, सप्तम भाव का केतु जो है वो थोड़ा सा पति पत्नी के सुख के लिए तो अच्छा है ही नहीं, वियोग दिखाता है आपको, विधवाओं के साथ संबंध आपको दिखाता है, मित्र दिखाता है, नीच जाति के लोगों के साथ आपके संबंध के लिए शास्त्रकार कहते हैं। और इस जगह पर बैठा हुआ खुद के लिए भी वो जो है थोड़ा सा पुरुषत्व की कमी देता है, तो संतान में भी ये बाधा उत्पन्न करता है सप्तम भाव का। और खुद के आपके मारक भाव है, वैसे भी मारक भाव है, तो 7वां घर, दूसरा घर मारक है, 7वां मारक है, तो आपके इसकी दशा वगैरह जो है आपके लिए वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, सप्तम में बैठा हुआ केतु जो है। इसके बाद अष्टम भाव का केतु, अष्टम भाव का केतु बहुत ही अनिष्टकारक है। ये भाग्य में व्यवधान देता है, झगड़ालू बनाता है, संबंधियों से आपकी नहीं बनती, हर चीज़ में असफलता देता है, झटके में कर देता है ना, झटके में तोड़ देगा, झटके में रिश्ता बिगाड़ देगा। तो अचानक से सडन करने की टेंडेंसी जो केतु में होती है, तो ये बड़ा डेंजर हो जाता है अष्टम में बैठा। खुद की आयु के लिए अल्पायु बना देता है, ये आयु हनन करता है अष्टम का जो ये है। और प्रत्येक चीज में असफलता वो यहाँ पर बैठ के देता है। हाँ, अगर किसी को ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं और साधना रत जाना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन संसार में बड़ा ही चोट तकलीफ देने वाला है अष्टम का केतु जो है, भाग्य की हानि करने वाला है। पिता के लिए भी अच्छा नहीं है, पिता के 9वें भाव से 12वें में अष्टम भाव पड़ता है, वहाँ पापी ग्रह मंगल की तरह इफेक्ट देगा केतु जो है, तो पिता के लिए भी अच्छा नहीं है। नवम भाव, नवम भाव में पिता के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात केतु का वहाँ पर बैठना, वैसे तो कह देंगे कि त्रिकोण स्थान है, वहाँ बैठ जाए, शुभ प्रभाव में हो तब अच्छी बात है, तब आपको इंट्यूशन दे, दूसरी चीज नहीं तो वहाँ पर भी बैठा हुआ संतान को नाश करेगा, संतान के लिए अच्छा नहीं, अल्प संतति देगा। पंचम भाव भी संतान, नवम भाव भी संतान जो है, वहाँ पर बैठा हुआ अगर शुभ प्रभाव में है तब धर्म कर्म में रुचि देगा, धार्मिक संस्थाओं में आपको पद दिलाएगा, वो बात की बात है। नॉर्मली नवम भाव में बैठा हुआ जो है वो पिता के लिए अच्छा नहीं है, आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं है, यह अशुभ इफेक्ट है नवम पर जो है। और नवम का जो है वो तपस्वी साधना, तपस्या वगैरह में अगर शुभ प्रभाव में है तो उस ओर उन्मुख कर सकता है आपको। इसके बाद दसम भाव का केतु, दसम भाव का जो केतु है वो आपको सूरवीरों का नेता बनाता है, सुखी बनाता है, धनी बनाता है, और गंगा स्नान वगैरह करने के लिए, नदियों का स्नान, या फिर अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए धार्मिक बनाता है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है वो। आगम शास्त्रों का अध्ययन है,
धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन है, उसके लिए केतु यहाँ पर बैठा हुआ केतु अच्छा माना जाता है। लेकिन संतान के लिए इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि संतान भाग्यहीन होगा। खुद के लिए भाग्यशाली है पर संतान के लिए जो है वो भाग्यहीन दिखाता है। दशम का केतु जो है खुद के भौतिक सुखों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, इसको भी नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं पंचम भाव से छठे भाव पर जाता है दशम भाव, इस कारण ऐसा शास्त्रकारों ने कहा होगा। 11वें घर का केतु ये भी अचीवमेंट के लिए अच्छा है, आपके बड़े बड़े कनेक्शन देता है, आमोद प्रमोद मनोरंजन वगैरह के लिए अच्छा है, धन संपत्ति वैभव के लिए अच्छा है आपको यहाँ पर बैठा हुआ। लेकिन फिर से ये आपके एजुकेशन में व्यवधान, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी राहु बैठेगा, जब केतु 11वें में बैठेगा तो सामने वाले भाव में राहु होगा। और संतान के लिए ये जो है भाग्यहीन, यहाँ पर भी जो संतान को भाग्यहीन बनाता है। क्यों? क्योंकि पंचम में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो संतान के लिए 11वीं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राहु की तो स्थिति 11वीं की अच्छी थी, क्योंकि पंचम में केतु था, गर्भपात होता, शुरू में दिक्कत होती, लेकिन बाद में संतान के भाग्य में दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ आपके संतान को भाग्यहीन बनाता है। इसके बाद 12वां घर जो है वो केतु, लोग कहते हैं मोक्ष कारक है, मुक्ति देता है, सबको मुक्ति थोड़ी मिलेगी। तो 12वें घर का जो केतु है ये आपको छिप कर पाप करने वाला बनाता है। अगर अध्यात्म में रुचि है तब जाके मोक्ष की बात होगी, नहीं तो ये तो भाई नेत्र रोगी आपको बना देगा 12वें घर का। यहाँ भी जो है वो अल्प संतति देता है, और यहाँ पर भी जो है अवैध संबंध वगैरह विधवाओं से, नीच महिलाओं से की तरफ आकृष्ट कराता है। तो इन सब चीज़ों ये पापी ही बनाता है, पाप प्रवृत्ति ही करता है। ये बहुत शुभ नहीं है। अगर कुंडली अगर आपकी खराब है तो 12वें घर का केतु ये शुभ नहीं, विदेश में वास करने वाला बनाता है। अगर केतु इस जगह पर बैठा हो तो विदेश में कब वास करेंगे? जब अपने घर में जब स्थिति ठीक नहीं हो तब जाके आपको विदेश में वास करने की स्थिति बनती है। तो मतलब मैं फॉरेन कॉन्टेस्ट में, आज के कॉन्टेस्ट में नहीं कर रहा हूँ कि विदेश लोग सब जाना चाहते हैं। सामान्यतः चौथा घर अगर पीड़ित है तब 12वां घर में जाने के लिए, जैसे केतु में भी हमने देखा पैतृक सुख नहीं, घर का सुख नहीं, अपने घर में नहीं रहेगा। चौथा घर पाप पीड़ित है, इसका मतलब बाहर रहेगा या भाड़ा के घर में रहेगा। तो वैसे ही बाहर जो है केतु जो है वो आपको अनकंफर्टेबल प्लेस, बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। सब लोग मुक्त नहीं हो जाएंगे, सब मोक्षाकांक्षी नहीं है। अगर कोई साधनारत है और उसका केतु 12वें में है तब हम मान सकते हैं कि वो जो है मरने के बाद मुक्त होगा। नहीं तो सबके लिए सब नहीं कि मोक्ष कारक केतु मोक्ष सबको मुक्ति ही दे रहा है, सबको मुक्ति नहीं मिल रही है। वो छिपकर पाप करने वाला, उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट है 12वें घर का, और 12वें घर का इफेक्ट नेगेटिव अपने भीतर रखे रहेगा। हालांकि राहु इस समय छठे घर में रहेगा तो कंपटीशन में, दूसरी चीज़ों में सफलता। राहु केतु में यही है कि एक को देखेंगे तो दूसरे को भी देखना पड़ेगा। 11वें घर में केतु है तो पंचम में राहु आ जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम विचार करेंगे, क्योंकि राहु केतु 180 डिग्री पर होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं एक दूसरे के। तो जब हम राहु को विचार करेंगे तो केतु का भी ध्यान रखेंगे, और जब केतु पर विचार करेंगे तो राहु पर भी ध्यान करेंगे। अब अष्टम में राहु होगा तो दूसरे में केतु, और अष्टम में केतु दूसरे में राहु, दोनों ही स्थिति खराब है आपके लिए। अगर दूसरा और अष्टम के नैक्सिस में राहु केतु आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 12वें भाव में केतु की स्थिति पर समझाया हूँ। लेकिन इसको जब प्रिडिक्ट करेंगे तो उस समय थोड़े से अलग अलग लग्नों की दृष्टि से उसको देखेंगे कि क्या इस पर शुभ प्रभाव है, क्या ये पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो उसके अनुसार इसके फल का परिमार्जन हो जाएगा। मान लीजिए केतु है, अगर उसकी गुरु की बहुत ही शुभ दृष्टि आ रही तो वो केतु बहुत ही आध्यात्मिक बना देगा, वो मोक्ष की ओर लेके चला जाएगा, वो अच्छी दिशा में लेके चला जाएगा, वो नेगेटिव चीज़ों का बिल्कुल परिमार्जन हो जाएगा। उस पर हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। हालांकि राहु पर भी गुरु की दृष्टि आएगी तो वो जो है राजयोग कारक बना देगा, लेकिन मुक्ति कारक नहीं। मुक्ति कारक तो केतु ही है, ये बात गलत नहीं कि मुक्ति कारक है, लेकिन शुभ दृष्टि आएगी तब। उसी तरीके राहु पर शुभ दृष्टि भी जाएगी तो मुक्ति कारक नहीं बनेगा, सांसारिक वैभव ऐश्वर्य आपको देगा, न कि मुक्त कराएगा आपको। तो इस दृष्टि से मुक्ति कारक है। लेकिन किसी की भी केतु 12वें में देखें और कह दिए कि उसको मोक्ष मिलेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। वो बीमारियां दे सकता है, दूसरी समस्याएं दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं 12 भावों में केतु की स्थिति को समझाया हूं। 9 ग्रह की मैंने बात कर दी 12 भाव की स्थिति में। इसके साथ ही 9 ग्रह के जो कारकत्व पर मैंने जो बताया वो वीडियो देखेंगे और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु।